सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सेकेंड लेसन की अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले अपन ने 5 वीडियो के लास्ट में जो अपन ने चर्चा जहां समाप्त की थी, वहां अपन चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के कुछ राजपूत शासकों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें अपन ने राव बीका के बारे में अपनी चर्चा कंप्लीट की थी। उसके बाद में हमने हमीरदेव चौहान के बारे में चर्चा कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में अपने को चर्चा करनी है महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, जिनका शासन काल था 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक। अब देखना महाराणा प्रताप को लेकर अपन चर्चा करें। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन की, या महाराणा प्रताप के जीवन परिचय की। जन्म कब हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, कब इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। और जन्म हुआ कहां पर था? राजसमंद जिले में एक दुर्ग पड़ता है, उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर का जो भाग है, वहां एक दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़ दुर्ग। मतलब कटारगढ़ दुर्ग अलग से कोई दुर्ग नहीं होकर किस दुर्ग पर बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर बना हुआ है। और इस कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है, इस महल का नाम है बादल महल। इस बादल महल में जन्म हुआ था किसका? महाराणा प्रताप का। तो जन्म की एक तो तारीख याद रखोगे, दूसरा कहां जन्म हुआ था। जब अपने को जन्म स्थान पूछा जाए तो आप आसान शब्दों में ये भी लिख सकते हो, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। समझ गए बात। फिर माता पिता की बात करें पर महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, जो प्रताप से पहले मेवाड़ के शासक थे। कौन? महाराणा उदय सिंह। ये महाराणा प्रताप की कहते हैं पिता। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। तो जन्म हो गया, माता पिता हो गया। एक अपन चर्चा करेंगे इनके राज्याभिषेक को लेकर। राज्याभिषेक इनका कब हुआ था? इनके जो पिता थे कौन? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी होली के दिन। कब हुई थी? होली के दिन हुई थी। और ये मृत्यु हुई थी कब? 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होते ही अब राज्याभिषेक होगा किनका? इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कब? 1572 में। तारीख थी वो कब? 28 फरवरी 1572। और राज्याभिषेक कहां हुआ? इस गोगुंदा में ही एक बावड़ी बनी हुई है, उस बावड़ी का नाम है महादेव बावड़ी। यहां महाराणा प्रताप का क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। तो एक सामान्य सा परिचय में अपन इतनी बात करेंगे जितने अपनी पुस्तकीय सिलेबस में दे रखा है। जन्म, माता पिता का नाम, जन्म कहां हुआ था और राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महादेव बावड़ी स्थान पर इनका क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। अब महाराणा प्रताप जो इतिहास में प्रसिद्ध रहे, उनका एक प्रसिद्ध युद्ध है हल्दीघाटी का युद्ध। अपने जो लेसन में जो वर्णन है और आपके इस लेसन में जो बड़ा प्रश्न बनता है वो भी बनता है हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन करो। तो हल्दीघाटी युद्ध को लेकर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, जब अपने से हल्दीघाटी का युद्ध पूछा जाए तो अपने को पहले तो कुछ परिस्थितियों का उल्लेख करना है कि हल्दीघाटी का युद्ध क्यों हुआ था। तो उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? अकबर। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत शासक अपनी अधीनता स्वीकार करें। तो अकबर ये भी चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अपनी अधीनता स्वीकार करे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कुल मिलाकर 4 दल भेजे थे। महाराणा प्रताप के पास कितने दल भेजे थे?
4 दल भेजे थे ताकि उनके कहने पे महाराणा प्रताप क्या कर ले, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। पहला जो दल था वो किसके नेतृत्व में गया था, जलाल खां के नेतृत्व में। दूसरा गया किसके नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में। तीसरा गया किसके नेतृत्व में, भगवंत दास के दो, चाहे भगवान सिंह, इसका सही नाम भगवंत दास ही लिख लो आप। चौथा गया वो गया किसके नेतृत्व में, टोडर मल के नेतृत्व में। 4 दूत गए, कब गए, ये गया था 1572 में और ये तीनों गए कब, 1573 में। ये तो गया था नवंबर 1572, ये दूसरा गया था जून 1573, ये गया था अक्टूबर 1573, ये गया था दिसंबर 1573। समझ गए बात। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास कुल मिलाकर 4 दल भेजे थे। चारों को याद करने की अपने एक ट्रिक भी आती है। आप ये वर्ड याद रखना, कौन सा, जमा बाठा। बाठे को जमाना है अपने को, तो जमा बाठा में जय का मतलब तो जलाल खां, मा का मतलब है मान सिंह, भा का मतलब है भगवंत दास, ता का मतलब है टोडरमल। ये गया था 1572 में, बाकी गए थे कब, 1573 में। तो सन याद करने में ज्यादा अपने को जोर नहीं आएगा। 1572 में एक और बाकी तीनों 1573 में। जब इन्होंने चारों दलों ने प्रयास किया कि प्रताप, महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन इन चारों दलों का प्रयास विफल रहा। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप इतिहास में एक बहुत वीर और शक्तिशाली राजा के रूप में पहचाना जाता है। क्यों पहचाना जाता है, महाराणा प्रताप को मरना मंजूर था लेकिन अधीनता स्वीकार करना मंजूर नहीं था। अब जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो अब क्या होगा, अब युद्ध होगा और अकबर युद्ध की तैयारी करेगा। अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए अपना जो प्रधान सेनापति या प्रमुख सेनापति जिसे नियुक्त किया, उसका नाम तो क्या था, मान सिंह। और एक इसका सहायक सेनापति जो नियुक्त किया गया, उसका क्या नाम था, आसफ खां। इनके नेतृत्व में सेना तैयार की किसने, अकबर ने। तो अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जो सेना तैयार की थी, उस सेना का प्रधान सेनापति तो कौन था, मान सिंह, और सहायक सेनापति कौन था, आसफ खां। अब अपन चर्चा करें हल्दीघाटी युद्ध जो होगा अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य, उसको लेकर। तो हल्दीघाटी युद्ध का जब अपने से वर्णन पूछा जाए ना, तो अपन डायरेक्ट युद्ध करवाना स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले अपने को यह भी लिखना पड़ेगा कि ये चारों दूत भेजे थे और किसके नेतृत्व में सेना तैयार की थी। उसके बाद अपन युद्ध का उल्लेख करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या होता है। एक तरफ तो अकबर, इसका विरोधी कौन हो गया, महाराणा प्रताप। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध की योजना बनाई थी, अकबर ने, जैसे अपन ये भी कह सकते हैं अकबर की जगह पर मान सिंह भी लिख सकते हैं, क्योंकि अकबर की सेना का नेतृत्व खुद अकबर ने नहीं किया था। किसने किया था, मान सिंह ने किया था। तो अकबर या मान सिंह ने जो युद्ध की योजना बनाई थी, किसके विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, वो बनाई थी कौन से दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग कह दो, चाहे इसी दुर्ग का क्या नाम है, मैगजीन दुर्ग। इस दुर्ग में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की योजना बना ली। समझ के बात, कहां है ये दुर्ग, अजमेर में। अब यहां योजना बनाने के बाद मानसिंह सेना लेकर रवाना होता है, किसके खिलाफ है, महाराणा प्रताप के खिलाफ।
अजमेर से सेना रवानगी लेती है। राजस्थान के मानचित्र में अजमेर के जस्ट नीचे कौन सा जिला आता है? भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा में एक दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग। यहां मानसिंह सेना लेकर पहुंचता है, यहां रुकता है। लगभग मांडलगढ़ दुर्ग में मानसिंह रुका था कितने दिन? 21 दिन तक। क्यों रुकता है यहाँ? देखो मुगल सेना जो है ना वो पहाड़ों में युद्ध करने, मतलब पहाड़ों में युद्ध करने का उसे प्रशिक्षण नहीं था। किसको? मुगल सेना को। मैदानों में तो मुगल सेना युद्ध लड़ सकती थी, लेकिन अब मुगल सेना किससे युद्ध लड़ने जा रही है? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र है राजसमंद उदयपुर वो पूरा पहाड़ी एरिया। अब मुगल सेना को युद्ध लड़ना है पहाड़ों में, तो पहाड़ों में युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण मुगल सेना को दिया गया। वो कौन से दुर्ग में दिया गया? मांडलगढ़ दुर्ग में दिया गया। कितने दिनों तक मुगल सेना ने यहाँ प्रशिक्षण लिया? 21 दिनों तक मुगल सेना ने यहाँ प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मुगल सेना यहां से आगे बढ़ती है और राजसमंद जिले का एक गांव आता है, उस गांव का नाम है मोलेला गांव। यहां आकर रुकती है कौन सी सेना? मुगल सेना। समझ के बाद? तो मुगल सेना, अकबर की सेना या मानसिंह की सेना? महाराणा प्रताप के विरुद्ध सबसे पहले युद्ध की योजना बनाई जाती है अजमेर दुर्ग या मैगजीन दुर्ग में। यहां से सेना रवाना होकर कहां आकर रुकती है? मांडलगढ़ दुर्ग में। मांडलगढ़ दुर्ग में 21 दिनों तक मुगल सेना को या मानसिंह की सेना को पहाड़ों में युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद मानसिंह की सेना आ जाती है राजसमंद के कौन से गांव में? मोलेला गांव में। अब महाराणा प्रताप की अपन बात करें। महाराणा प्रताप था कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप की सेना रवानगी लेती है और आकर रुकती है राजसमंद के कौन से गांव में? लोसिंगे गांव में। दोनों गांव आमने सामने, मतलब दोनों की सेना आमने सामने। बीच में एक जो मैदान पड़ता है उस मैदान का नाम कौन सा है? हल्दी घाटी का मैदान। और इस मैदान में जो युद्ध होगा उस युद्ध का क्या नाम होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। मतलब दोनों विरोधी सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई। युद्ध की शुरुआत जिस दिन होती है वो तारीख थी 18 जून 1576। 18 जून 1576 को प्रातः 8 बजे जैसे ही शंख बजता है दोनों सेनाओं के बीच युद्ध स्टार्ट होता है। कौन से मैदान में? हल्दी घाटी के मैदान में। अब युद्ध स्टार्ट होता है तो इधर तो महाराणा प्रताप की जो आगे वाली सेना की टुकड़ी थी, देखो युद्ध करने में सेना को कई टुकड़ियों में बांटा जाता था। महाराणा प्रताप की जो आगे वाली टुकड़ी थी ना उसका नेतृत्व कर रहा था एक मुस्लिम सैनिक या सेनापति जिसका नाम था हाकिम खां सूर। प्रताप की तरफ से हाकिम का सूर के नेतृत्व में पहला आक्रमण होता है कौन सी सेना पर? मुगल सेना पर। और हाकिम का सूर के नेतृत्व में इतना खतरनाक आक्रमण किया जाता है मुगल सेना पर कि मुगल सेना पहले आक्रमण को सहन नहीं कर पाती। मुगल सेना में अफरा तफरी मच जाती है। मुगल सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं बचाव के लिए। जब भागने लगते हैं और इसी में एक क्या हुआ था, अकबर का एक इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। बदायूनी इस युद्ध के मैदान में मुगल सेना के साथ आया हुआ था। मुगल सेना मानसिंह की सेना, मतलब मानसिंह की सेना के साथ कौन आया था? बदायूनी आया था। बदायूनी अकबर का एक साहित्यकार या इतिहासकार था जो अकबर के बारे में लिखा करता था। बदायूनी ये चाहता था कि हल्दी घाटी के युद्ध को अपन खुद जाके देखें ताकि हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन अपने पुस्तक में कर सके। इसलिए बदायूनी भी साथ आया था। जब सेना में अफरा तफरी मचने लगी तो सेना तो भाग ही रही थी, बदायूनी भी युद्ध के मैदान छोड़कर भागने लग गया। इतने में मानसिंह की सेना का एक सैनिक था जिसका नाम था मेहतर खां। क्या नाम था? मेहतर खां। मेहतर खां ने एक झूठी अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी? कि भाई अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है। तो जब मुगलों को यह सुना कि हाँ भाई अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है तो मुगलों ने भागना बंद कर दिया और वापस युद्ध के लिए तैयार हो गए।
तो ये तो युद्ध की घटना का पहला उल्लेख करना है अपने को। ध्यान रखना, देखो हल्दीघाटी के युद्ध का अपन उल्लेख करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन करो, तो हल्दीघाटी युद्ध के वर्णन में सबसे पहले तो आपको चारों दलों के नाम बताने, और फिर अकबर ने सेना जो भेजी थी वो किसके नेतृत्व में भेजी थी। मुख्य सेनापति मान सिंह, सहायक सेनापति कौन था, आसफ खां। इसकी चर्चा के बाद हल्दीघाटी युद्ध को अपन कुल मिलाकर, ध्यान रखना एकदम सिस्टम से अपने को याद करना है, 5 पैराग्राफ में अपन इसका उल्लेख करेंगे। कितने पैराग्राफ में हल्दीघाटी युद्ध का उल्लेख करेंगे, पर 5 पैराग्राफ में, मतलब 5 पार्टों में इसको अपन उल्लेखित करेंगे। पहले पैराग्राफ में तो आपको ये उल्लेख करना है जो अपनी चर्चा हुई ना, समझ गए बात, कि भाई मान सिंह या अकबर ने योजना बनाई कौन से दुर्ग में, फिर यहां से रवाना होकर मांडलगढ़ दुर्ग में 21 दिन रुके, यहाँ मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया गया, फिर मुगल सेना मोलेला गांव में आती है। इधर महाराणा प्रताप की सेना कुंभलगढ़ दुर्ग से रवाना होकर लोसिंग गांव में आकर रुकती है। दोनों सेनाओं के बीच हल्दीघाटी के मैदान में हल्दीघाटी का युद्ध होता है। 18 जून 1576 ईस्वी को यह युद्ध प्रारंभ होता है। महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से पहला जो आक्रमण हुआ वो हाकिम का सूर के नेतृत्व में मुगल सेना पर आक्रमण किया गया, जिससे मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। इस युद्ध में बदायूनी का नाम भी लिखना है, बदायूनी भी युद्ध मैदान को छोड़कर भागने लगा। इतने में मैतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है, जिससे मुगलों में वापस जोश आया और मुगल सैनिक वापस युद्ध लड़ने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। ये उल्लेख तो करना है अपने को पहले पैराग्राफ में, समझ के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरे पैराग्राफ में अपने को क्या लिखना है वो सुनना। अब जो युद्ध होगा ना वो होगा हाथियों के बीच। 2 प्रमुख हाथी तो रहेंगे मान सिंह के, और 2 प्रमुख हाथी रहेंगे किसके, महाराणा प्रताप के। अब युद्ध होगा हाथियों के बीच, क्योंकि दोनों तरफ की सेना थक चुकी थी, तो दोनों तरफ की सेना को रेस्ट की आवश्यकता थी। तो दोनों तरफ की सेनाओं ने युद्ध लड़ने के लिए भेजा किसको, हाथियों को। इधर तो अपन मान सिंह लिख रहे थे और दूसरी तरफ लिख रहे थे अपन क्या, महाराणा प्रताप। ये दूसरे पैराग्राफ में जो आपको लिखना है ना उसकी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। मान सिंह के 2 प्रमुख के जो हाथी थे ना, हाथियों की बात करेंगे अपन। मान सिंह के जो हाथी थे, एक तो था जिसका नाम था गजराज, दूसरा जो हाथी था उसका नाम था गजमुक्त। ये 2 हाथी तो किसके थे, मान सिंह के थे। महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे, एक का नाम था लूणा। अपनी जो 10th क्लास की पुस्तक है उसमें लूणा हाथी का नाम लिखा हुआ है क्या, पूना। तो दोनों नाम याद रख लेना आप, और कोई सा भी एक भी आप एग्जाम में, तो कोई सा एक जो आपके याद रह जाए वो आप एग्जाम में लिख देना। पहले हाथी का नाम लूणा, या इसी को कह सकते हैं अपन पूना। दूसरा हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। युद्ध भूमि में इधर से मान सिंह ने अपने दोनों हाथी भेजे, इधर से महाराणा प्रताप ने अपने दोनों हाथी भेजे। लेकिन होता क्या है कि मुगल सेना के पास तो बंदूक और तोप रहते हैं, जबकि बंदूक और तोप थे मुगल सेना के पास, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के पास क्या थी, तलवारें थी। अब मुगल सैनिक बंदूकों के माध्यम से हमला करते हैं किस पर, इन दोनों हाथियों पर। इससे लूणा हाथी मारा जाता है और राम प्रसाद को जिंदा पकड़ लेते हैं। कौन, ये मुगल पकड़ लेते हैं जिंदा। कौन से हाथी को, राम प्रसाद हाथी को। फिर राम प्रसाद हाथी को भिजवा दिया जाता है किसके पास, अकबर के पास। अकबर को यह हाथी पसंद आता है, अकबर खुद रख लेता है, और इस राम प्रसाद का नाम अकबर क्या कर देता है, पीर प्रसाद। क्या कर देता है अकबर, इसका नाम है पीर प्रसाद। समझ गए बात। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको ये उल्लेख करना है, दोबारा देखना। सेकंड पैराग्राफ में जो अपने को लिखना है,
मान सिंह के पास 2 हाथी थे, गजराज और गजमुक्त। महाराणा प्रताप के पास 2 हाथी थे, लोना व राम प्रसाद। अब हाथियों की लड़ाई आपस में प्रारंभ होती है, लेकिन मुगलों के पास बंदूक व तोप थी, इसलिए मुगलों ने महाराणा प्रताप के हाथी लोना को मार दिया तथा राम प्रसाद को जिंदा पकड़ लिया। राम प्रसाद हाथी को अकबर के पास भिजवा दिया गया, जिसका अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। ये सेकंड पैराग्राफ में अपने को हाथियों का उल्लेख करना है। अब थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना उसकी अपन चर्चा करेंगे। इधर मानसिंह की सेना और इधर किसकी सेना, महाराणा प्रताप की सेना। देखो मानसिंह सवार था किस पर, एक हाथी पर सवार था, उस हाथी का नाम था मर्दाना हाथी। मानसिंह किस पर सवार था, मर्दाना हाथी पर सवार था। और महाराणा प्रताप किस पर सवार था, चेतक घोड़े पर सवार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक, इस पर सवार था। अब युद्ध भूमि में जैसे ही महाराणा प्रताप की नजर पड़ती है किस पर, मानसिंह पर। मानसिंह युद्ध भूमि में जहां खड़ा था उसके चारों ओर मुगल सेना थी, मतलब मानसिंह की सेना थी। महाराणा प्रताप की जैसे ही मानसिंह पर नजर पड़ी, महाराणा प्रताप मुगल सेना को चीरते हुए किसके पास पहुंचता है, मानसिंह के पास पहुंचता है और अपने घोड़े की रस्सी ऊपर खींचता है। जैसे ही रस्सी ऊपर खींचता है, घोड़े अपने अगले दोनों पांव रखता है किसके ऊपर, हाथी के ऊपर पैर रखता है और महाराणा प्रताप जोरदार भाले का प्रहार करता है। भाले का प्रहार किस पर करता है, मानसिंह पर करता है, लेकिन मानसिंह ओहदे में छिप जाता है। किस में छिप जाता है, ओहदे में छिप जाता है। ओहदा किसे बोलते हैं, मानसिंह हाथी पर बैठा था, अब हाथी के ऊपर बैठकर मानसिंह ने चारों ओर जो अपनी एक दीवार बना रखी थी ना, उसको कहते हैं ओहदा, मतलब उसमें छिप गया। और जो अंगरक्षक था, मानसिंह का अंगरक्षक था जो आगे बैठा था, वो उस बाली से मारा जाता है, लेकिन मानसिंह बच जाता है। अब जो मानसिंह का जो हाथी था ना, जिसकी सूंड के दोनों तरफ घोड़े ने अपने पांव टिकाए थे, वो वहां पे हाथी की क्या लगी हुई थी, खंजर या तलवार लगी हुई थी। वो जहरीली तलवारें थी। पहले से प्री प्लानिंग थी किसकी, मानसिंह की, कि अगर कोई हाथी पे भी अपने आक्रमण होता है तो वो जहरीली तलवारें हाथी के ऊपर लगा रखी थी। तो चेतक ने जब दोनों पांव अपने उस हाथी के ऊपर रखे थे तो दोनों पैर किस में चुभ जाते हैं, उस जहरीली खंजर में चुभ जाते हैं, जिससे चेतक एकदम घायल हो जाता है। अब चेतक तो घायल हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप भी मुगल सेना को चीरते हुए तो मानसिंह के पास पहुंचा था ना, तो चारों ओर से किससे गिर जाता है, महाराणा प्रताप मुगल सेना से गिर जाता है। अब इस समय ये सारी चीजें कौन देखता है, एक महाराणा प्रताप का एक वीर सैनिक होता है, उस वीर सैनिक का नाम था जाला मन्ना। जाला मन्ना कह दो चाहे जाला बीदा कह दो, एक ही बात है। ये झाला मन्ना था बड़ी सादड़ी का एक ठाकुर था। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में ही पड़ती है। जब झाला मन्ना ने ये दृश्य देखा कि हाँ महाराणा प्रताप का घोड़ा भी घायल हो चुका है, महाराणा प्रताप खुद भी घायल अवस्था में, तब झाला मन्ना पहुंचता है किसके पास, महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप के पास पहुंचकर झाला मन्ना कहता है कि प्रताप, आपकी मेवाड़ को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ की जनता अपना सब कुछ खो देगी, इसलिए आप अपना मुकुट मुझे दो। ये कहकर झाला मन्ना महाराणा प्रताप का मुकुट ले लेता है और खुद धारण कर लेता है, ताकि सब सैनिकों को ये लगे कि जिसने मुकुट धारण कर रखा है वही कौन है, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर लिया किसने, झाला मन्ना ने, और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर भिजवा दिया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप कैसी अवस्था में था, घायल अवस्था में था, और झाला मन्ना खुद मुगलों से गिर चुका था। और युद्ध लड़ते हुए झाला मन्ना क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। ये उल्लेख करना आपको थर्ड पैराग्राफ में। समझ गए बात, कि मानसिंह किस पर सवार था, चेतक किस पर सवार था, कैसे प्रताप ने मानसिंह पर आक्रमण किया, कैसे घोड़ा घायल हुआ,
और प्रताप का मुकुट किसने धारण किया, कौन इस मुकुट को धारण करने के बाद शहीद हो गया, ये उल्लेख करना है अपने को पैराग्राफ नंबर 3 में। अब इसके बाद की अपन चर्चा करें तो यहां तक अपनी चर्चा ये हो गई कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जा चुका था और पीछे से युद्ध लगातार जारी था। अब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ एक जगह आती है, उस जगह का नाम है बलीचा। बलीचा नामक स्थान पर एक नाला पार करते हुए चेतक एकदम घायल होकर वहीं पे चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हल्दीघाटी के युद्ध से मैदान से प्रताप बाहर गया, बलीचा गांव आया, बलीचा गांव के नाले को पार करते हुए चेतक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि महाराणा प्रताप इतना दृढ़ और स्वाभिमानी और शक्तिशाली शासक था कि उसकी आंखों से कभी आंसू नहीं आते थे, लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया था। तो यहाँ चेतक की मृत्यु हो गई और इस बलीचा नामक स्थान पर ही चेतक की क्या बना दी, समाधि बना दी। मतलब आज भी अगर यहाँ पर बलीचा में देखते हैं तो वहां चेतक की समाधि बनी हुई है और वहां चेतक घोड़ा जो था उसकी मूर्ति बनी हुई है। कहां पे, बलीचा में। फिर जहां चेतक की मृत्यु होती है वहीं महाराणा प्रताप का एक छोटा भाई आता है, उसका नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों भाई थे। शक्ति सिंह छोटा भाई था, महाराणा प्रताप बड़ा भाई था। इन दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद हो रखा था, इसलिए शक्ति सिंह इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता न करके मान सिंह की सहायता कर रहा था, मतलब मुगलों की सहायता कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर सहायता करने के बाद शक्ति सिंह को यह एहसास हुआ कि यार मैं मेरे भाई के साथ ही धोखा कर रहा हूं, इसलिए शक्ति सिंह मान सिंह का साथ छोड़ देता है और अपने बड़े भाई महाराणा प्रताप से आकर कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने किसकी सहायता की, मान सिंह की सहायता की। बड़ा भाई महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को माफ कर देता है। ये उल्लेख करना आपको कौन से पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में। समझ गए बात कि भाई महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल चुका था, बलीचा नामक स्थान पर एक नाली को पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो जाती है। ये भी उल्लेख कर देना कि इतिहासकार ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप इतना दृढ़ और स्वाभिमानी था कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आते थे, लेकिन चेतक की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसू आ गए। यहीं पर उसका छोटा भाई शक्ति सिंह आकर प्रताप से माफी मांगता है, जिसको महाराणा प्रताप ने माफ कर दिया। लास्ट 5वें पैराग्राफ में अपने को चर्चा करनी है कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो देखो हुआ क्या था, अगर परिणाम को लेकर चर्चा करें पर लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि युद्ध का अपने को किसी भी युद्ध का परिणाम जरूर बताना पड़ता है, अपने को क्या परिणाम हुआ इस युद्ध का। तो देखो हुआ क्या था, महाराणा प्रताप बलीचा से आगे जाता है कोल्यारी गांव में। एक गांव था जिसका क्या नाम था, कोल्यारी गांव में। क्योंकि महाराणा प्रताप खुद एकदम घायल अवस्था में था, तो कोल्यारी गांव पहुंचकर महाराणा प्रताप अपना इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद क्या होता है कि उधर से तो महाराणा प्रताप की सेना थक चुकी थी, एक तरफ मुगल सेना भी पूरी तरह थक चुकी थी। युद्ध लड़ते लड़ते वो हल्दी घाटी से दोनों सेनाएं आ चुकी थी, कहां, गोगुंदा में। मुगल सेना अब जो थी ना, वो पोजीशन थी उनकी कहां पे थी, मुगल सेना गोगुंदा में थी। अब महाराणा प्रताप क्या करता है, गोगुंदा के चारों ओर के रास्तों को बंद करवा देता है ताकि कोई खाने की सामग्री गोगुंदा में नहीं पहुंच पाए। अगर मुगल सैनिकों को खाने की सामग्री नहीं मिलेगी तो वैसे परेशान हो जाएंगे। ये बताते हैं इतिहासकार कि उस समय मुगल सेना की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि बेचारे मुगल सैनिकों को खुद के घोड़े, ऊंट ये काट के खाने पड़ते थे। अपने उदयपुर मेवाड़ साइड में कच्ची केरी के काफी पेड़ होते हैं, कच्ची केरी उनको तोड़ तोड़ के खानी पड़ी थी अपनी भूख मिटाने के लिए। इतनी बुरी हालत होते होते अधिकांश मुगल सैनिक गोगुंदा को भी छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब अगर इस युद्ध के परिणाम को अपन लेकर चर्चा करें तो देखो युद्ध का उद्देश्य क्या था, पहले वो अपने दिमाग में लाओ, तब अपन इस युद्ध का परिणाम बता पाएंगे। युद्ध का उद्देश्य क्या था, अकबर का उद्देश्य था
कि या तो महाराणा प्रताप की युद्ध मैदान में हत्या कर दो, महाराणा प्रताप को हरा दो, या फिर महाराणा प्रताप को इतना मजबूर कर दो कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। ये तो था प्रताप का उद्देश्य। महाराणा प्रताप का उद्देश्य था कि मैं कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या इस युद्ध में अपने को ये लगा क्या कि अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार की? नहीं की। तो इस आधार पर इस युद्ध के परिणाम में अपन ये बता सकते हैं, जो अपने को परिणाम में लिखना है वो सुनना। अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। इस कारण इस युद्ध को में हम महाराणा प्रताप की जीत मान सकते हैं। हालांकि युद्ध ऐसी स्थिति पे रुका था कि भाई दोनों सेनाएं लगभग बराबर ही थी, किसी की जीत नहीं हुई थी, लेकिन अकबर का उद्देश्य जो था ना उसमें अकबर सफल नहीं हो पाया। इसलिए इस युद्ध में अपन किसकी जीत मानेंगे? महाराणा प्रताप की। समझ गए बात? ये सारा उल्लेख करना आपको किसमें? महाराणा प्रताप से संबंधित जो हल्दी घाटी का युद्ध है, बड़ा प्रश्न अपने बनता है हल्दी घाटी के युद्ध में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले तो आप वो चारों दूत लिखोगे जो प्रताप को समझाने आए थे। इसके बाद अकबर ने जो अपना प्रधान सेनापति और सहायक सेनापति बताया ये लिखोगे। उसके बाद मैंने आपको 5 पैराग्राफ बताए, वो 5 पैराग्राफ लिखोगे आप। इसके साथ ही आपका कौन सा वर्णन कंप्लीट हो जाएगा? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। अब इसके आगे की अपन थोड़ी और चर्चा करें। हालांकि अपने जो बोर्ड में जो क्वेश्चन बनने की संभावना हो यहीं तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर भी अपन महाराणा प्रताप के आगे का इतिहास देखें। अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खां। क्या नाम था? शाहबाज खां। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा। 3 बार सैनिक अभियान किए। किसने? शाहबाज खां ने। किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध। लेकिन फिर भी वो प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। शाहबाज खां भी मतलब अपने प्रयास में क्या हो गया? विफल हो गया। उसके बाद 1580 में अकबर भेजता है किसको? अब्दुर रहीम खान खाना। याद करो, अब्दुल रहीम खान खाना वही है जो अपन ने बाबर की एक आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें अपन ने चर्चा की थी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। उस आत्मकथा का नाम था बाबरनामा या तुजुके बाबरी। तुर्की भाषा में लिखी गई बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर भेजता है कब? 1580 में। मेवाड़ में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है शेरपुर गांव। इस शेरपुर गांव में अपना टेंट या तंबू लगा लेता है कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। प्रताप के बेटे अमर सिंह को जब पता चलता है कि हाँ भाई अब्दुल रहीम खान खाना ने शेरपुर गांव में तंबू लगा रखा है, अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया, तो प्रताप का बेटा अमर सिंह जाता है और वहां से कुछ महिलाओं का अपहरण करके प्रताप के पास आता है। जिनका अपहरण किया उनमें कुछ अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी थी, कोई बेटी थी, मतलब इसके परिवार का क्या कर लेता है? अमर सिंह अपहरण कर लेता है। जब अमर सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को ये कहता है कि तूने जो कार्य किया है वो नैतिकता का कार्य नहीं है, एकदम गलत कार्य है। अपना युद्ध जो होगा वो अब्दुल रहीम खान खाना से होगा, ना कि उसके परिवार से होगा। तो इस परिवार को वापस सही सलामत जहां से लेके आए ना, जहां से लेके आए वहीं पे वापस सही सलामत इसको छोड़ के आ। तो यहाँ प्रताप ने एक नैतिकता का परिचय दिया। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सकुशल वापस जहां से लेके आया था वहीं पे वापस से पहुंचा दिया। तो अब्दुल रहीम खान खाना भी अपने प्रयास में क्या हुआ? विफल हो गया। फिर 1582 में अकबर का एक सैनिक था जिसका नाम था सुल्तान खां, और सुल्तान खां ने अपना सैनिक अड्डा स्थापित किया कहां पे? दिवेर में। यहां पहुंचता है। ये तो अकबर का सुल्तान, वो अकबर का सेनापति था कौन? सुल्तान खां। कहां रुका हुआ था? दिवेर में। यहीं पे उसने अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया। और इधर से महाराणा प्रताप का बेटा आता है जिसका क्या नाम था? अमर सिंह।
अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच 1582 में जो युद्ध होता है उस युद्ध का क्या नाम है? दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने किसकी हत्या कर दी? सुल्तान खां की हत्या कर दी और युद्ध जीत लिया। अमर सिंह ने युद्ध जीत लिया, इसका मतलब महाराणा प्रताप की दिवेर के युद्ध में क्या हो गई? जीत हो गई। उसके बाद भी देखो अकबर कुछ और छोटे बड़े अभियान करता है, बड़े अभियान तो नहीं कर सकते अपन, लेकिन और कई छोटे मोटे अभियान करता है जिसमें भी अकबर को सफलता नहीं मिलती। अंतिम समय की महाराणा प्रताप की अपन चर्चा करें तो 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बना लिया है। किसको? चावंड को। चावंड बसाया था, लूणी चावंडिया नाम का एक व्यक्ति था, उसकी हत्या करके महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर चावंड को मेवाड़ की क्या बना ली? नई राजधानी बना ली। चावंड को नई राजधानी बना ली। उसके बाद 1597 ईस्वी की बात है। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप अपने धनुष का प्रत्युयंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्युयंज, जो धनुष चढ़ाते हैं ना, उसकी बात है। तो जब धनुष चढ़ा रहा था 1597 ईस्वी में कौन? महाराणा प्रताप। तब महाराणा प्रताप वो धनुष चढ़ाते समय घायल हो जाता है और 1597 में ही महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो दिन था 19 जनवरी का। तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की चावंड में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और चावंड के पास ही एक गांव है जिसका नाम है बांडोली। बांडोली में फिर महाराणा प्रताप की समाधि बनाई जाती है, छतरी बनाई जाती है। वो छतरी कितने खंभों की थी? 8 खंभों की। तो महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? बांडोली में बनी हुई है। और ये छतरी बनाई किसने थी? भामाशाह ने बनवाई थी। देखो महाराणा प्रताप का इतिहास अपने आप में काफी लंबा इतिहास है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा करनी थी 10th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जो चर्चा की उसमें से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, जन्म कब हुआ, कहां हुआ था, माता पिता का नाम और उसका राज्याभिषेक। फिर चर्चा करनी है कंप्लीट हल्दीघाटी युद्ध को लेकर। ये शायद आपसे याद भी नहीं हो पाएगा, ये अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद आप अंतिम चर्चा ये करोगे कि महाराणा प्रताप ने राजधानी कहां बनाई थी अंतिम समय में? चावंड को। और चावंड में ही 1597 में महाराणा प्रताप की क्या होती है? मृत्यु होती है। फिर लास्ट में याद करोगे महाराणा प्रताप की छतरी या समाधि कहां बनी हुई है? बांडोली में। इसी के साथ आज अपने महाराणा प्रताप का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत शासक और कुछ दे रखे हैं अपने सिलेबस में, उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।